डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये सीजी पीएससी मेंस में जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आता है उसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स पीएससी मेंस में अपीयर हो रहे हैं 2021 के लिए या फिर जो आगे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए वीडियो बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा और उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम 2020 सीजी पीएससी मेंस 2020 का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो 50 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं उनमें से 38 नंबर ग्रामर और वोकैबुलरी से रिलेटेड है। 6 नंबर का पैसेज है, 6 नंबर का प्रेसी राइटिंग है। तो प्रेसी राइटिंग और पैसेज यहाँ सॉल्व करना ज़्यादा समय लेगा, इसलिए हम ग्रामर वाले पोर्शन को, वोकैब वाले पोर्शन को डील करेंगे। आशा है आप लोगों को ये बेनिफिशियल प्रूव होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। ऐसे ही एक सेंटेंस का भी रीअरेंजमेंट आता है, ये है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और इसमें कैसे सॉल्व करना है ये आप समझिए। तो सबसे पहले आप देखिए, कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट और उसके बाद आती है वर्ब, फिर आगे आता है ऑब्जेक्ट। अब जब इस सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट का काम हमेशा नाउन या प्रोनाउन करती है, तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर हमारे पास नाउन के रूप में देखिए कौन कौन से शब्द हैं। एक गवर्नमेंट, एक मनी और एक फ्लड विक्टिम्स, ये 3 वर्ड हैं। अब इन तीनों में से ही आपको कोई भी एक वर्ड सब्जेक्ट के रूप में लेना पड़ेगा। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में वर्ब के रूप में केवल एक ही वर्ड है, सैंक्शनड, और वो भी सेकेंड फॉर्म में है, यानी ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का बनेगा। अब सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि सैंक्शन जो कि वर्ब है उसके साथ कौन सा नाउन सब्जेक्ट के रूप में फिट होता है। सैंक्शन करना यानी स्वीकृति देना, अप्रूव करना। तो मनी किसी चीज़ को अप्रूव नहीं करेगी, या तो फ्लड विक्टिम अप्रूव करेंगे या गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। जैसा इस सेंटेंस की टोन दिख रही है उसके हिसाब से क्लियर समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है, गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही है किस चीज़ को, मनी को। तो आपका सब्जेक्ट बनेगा द, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द गवर्नमेंट सैंक्शन, और उसके बाद मनी। अब मनी यहाँ पर आएगी, लेकिन मनी के बारे में एक बात बता रखी है यहाँ पर, क्या, ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ फ्लड विक्टिम के साथ भी लग सकता है, मनी के साथ भी लग सकता है, लेकिन जैसा इसकी पैसेज की सेंटेंस की टोन है उसके हिसाब से अ लॉट ऑफ मनी के साथ फिट होता है। उसके हिसाब से द गवर्नमेंट सैंक्शनड ए लॉट ऑफ मनी। अब आपका मेन सेंटेंस बन चुका। इसके बाद बाकी रह गई बात ऑफ द और फॉर द वेल और फ्लड विक्टिम्स। अब ये मनी तो सैंक्शन की गई है, किसके लिए सैंक्शन की गई है, तो यहाँ पे आपका आएगा फॉर द हेल्प ऑफ, फॉर द हेल्प। उसके बाद आएगा किसकी सहायता के लिए, तो फ्लड विक्टिम, इन हुज फेवर, तो यहाँ पे आएगा ऑफ द फ्लड विक्टिम्स। अब ये आपका सही आंसर बन गया। यानी अब आप देखिए, अ लॉट ऑफ द गवर्नमेंट मनी फ्लड विक्टिम सैंक्शन ऑफ द फॉर द हेल्प। अब आपको इसको रीअरेंज करना है, आपने रीअरेंज किया तो गवर्नमेंट सैंक्शन ए लॉट ऑफ मनी फॉर द हेल्प ऑफ द फ्लड विक्टिम्स। इस तरह आपका सेंटेंस बन गया। मेरा कहना ये है कि जब भी आपको इसको अरेंज करना है तो बेसिक ग्रामर का, वोकैबुलरी का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, और अगर ये आपके पास है तो कुछ ही सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम लेंगे नंबर 2। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें फिर से आपको इसको वर्ड्स को रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बट, ये क्या है, कंजंक्शन है। वैसे तो जहाँ तक बट की बात करें तो ये कंजंक्शन भी होता है, प्रपोजिशन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, और कुछ जगह नाउन का भी काम करता है, यानी कई पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल अदा करता है। तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जहाँ तक इस स्ट्रक्चर की बात है, यहाँ वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। इसका मतलब जरूर ये 2 सेंटेंस को जोड़ेगा, और दोनों सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, विरोधाभासी होंगे। तो ज़रा देखते हैं, बड़ा इजी है। पहला तो आपको बट के
बट जब दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो एक सेंटेंस तो आपके सामने रखा हुआ है, वो है आई स्पोक। आई हो गया सब्जेक्ट, स्पोक हो गई वर्ब। दूसरी बात, ये सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट सिंपल टेंस में, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब हमको दूसरा सेंटेंस खोजना है, तो दूसरे सेंटेंस को खोजने के लिए फिर वही पुरानी प्रक्रिया, जो एक आपको चाहिए सब्जेक्ट और एक आपको चाहिए वर्ब। अब जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, तो सब्जेक्ट का काम जैसा कि आप जानते हैं या नाउन या प्रोनाउन करती है। उस हिसाब से इस पूरे स्ट्रक्चर में ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आपका एडवर्ब हो गई, ये आपका प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इसको छोड़कर और कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो अब आपका सब्जेक्ट बनेगा द ऑडियंस, और उसके बाद उसके साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब वर, और नेगेटिव है तो नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, बट अगर कंजंक्शन का काम करता है तो वो दो विरोधाभासी रिलेशन को दिखाएगा। तो जरा देखते हैं। पहले आप सबसे पहले लिखेंगे आई स्पोक। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स काहे के लिए? जो मैंने बोला आई स्पोक यानी मैंने बोला, तो मैंने कितनी देर के लिए बोला? आई स्पोक फॉर 2 आवर्स। और उसके बाद ये सेंटेंस खत्म हुआ, अब कंजंक्शन आएगी बट, और उसके बाद फिर एक नया सेंटेंस शुरू होगा, और जैसा हमने देखा था उसका सब्जेक्ट बनेगा द ऑडियंस, और उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आएगा द ऑडियंस वर, यहाँ पर आप नॉट भी लिखिएगा क्योंकि नॉट इसी के साथ है, द ऑडियंस वर नॉट टायर्ड। अब आपका फाइनल जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो ये है, आई स्पोक फॉर 2 आवर्स बट द ऑडियंस वर नॉट टायर्ड। मैंने 2 घंटे तक बात की या भाषण दिया, किंतु ऑडियंस जो थी वो थकी नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था रीअरेंजमेंट का, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वोकैब प्लस ग्रामर दोनों का नॉलेज, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। जरा आप देखिए, आप यहाँ कह रहा है चेंज द अंडरलाइन वर्ड इनटू वर्ब, यानी कह रहा है जो वर्ड आपको दे रखा है उसको वर्ब में चेंज करिए और उसके बाद एक सेंटेंस बनाना है। तो अब आप देखते हैं क्या करना है। यहाँ एक वर्ड लिखा है प्रिटेंशन, PRETENSION। SION आया, इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको अपने को कन्वर्ट करके वर्ब बनानी है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स का मतलब ये प्लूरल बना हुआ है, ये भी नाउन है। अब प्रिटेंशन जो नाउन है इसकी वर्ब होती है प्रिटेंड, प्रिटेंड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड, और ब्लेसिंग्स का वर्ब होती है ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। अब हम एक एक करके दोनों को डील करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 A और B है। अब यहाँ पर कहता है इट वॉज हर प्रिटेंशन दैट शी वॉज इल, मतलब कहना चाहता है कि ये उसका बहाना था कि वो बीमार है। अब इसको अपने को चेंज करना है वर्ब के फॉर्म में। देखिए कैसे बनेगा। ये पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर आएगा हर प्रिटेंशन। अब प्रिटेंशन की वर्ब बनी प्रिटेंड, और पास्ट में ले जाना है तो प्रिटेंडेड, और किसने ये प्रिटेंड किया? हर लिखा है, यानी फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पर आएगा शी प्रिटेंडेड। ये पोर्शन आपका डील हो गया। अगला जो क्लॉज है उसको आपको दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज टू बी चेंज्ड इनटू अ फ्रेज। अब इसको चेंज करना है एक फ्रेज में। यहाँ पर वॉज लिखा है, ये इसको आप, ये लिंकिंग वर्ब है, इसको आप चेंज करके लेओगे टू बी, और उसके बाद आपका एडजेक्टिव आ गया इल। ये आपका आंसर हुआ, शी प्रिटेंडेड टू बी इल, उसने बीमार होने का बहाना बनाया। अब उसके बाद दूसरे को देखते हैं। माई फादर्स ब्लेसिंग्स वर फॉर माई सक्सेस, इसके पिताजी की क्या आशीर्वाद इसकी सफलता के लिए है, ये कहना चाहता है। ये वाला सेंटेंस भी पास्ट टेंस में बना हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस में। अब ब्लेसिंग का आ जाएगा वर्ब ब्लेस, और पास्ट सिंपल टेंस बनाना है तो उसको बना देंगे हम ब्लेस्ड, और ये ब्लेसिंग या ब्लेस कौन कर रहा है? फादर। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा माई फादर, सब्जेक्ट हो गया, ब्लेस्ड वर्ब हो गई, किसको? मुझे। काहे के लिए? फॉर। फॉर प्रीपोजिशन हमेशा पर्पस, उद्देश्य बताता है, रीजन बताता है, कॉज बताता है। तो क्यों उन्होंने ब्लेस किया? फॉर माई सक्सेस। ये आपका आंसर हो गया।
माई फादर ब्लेस मी फॉर माई सक्सेस। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ABCD 4 क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं। आप लोग वैसे क्वेश्चन पेपर को सामने रख कर देखते हुए भी इसको वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो उसको भी देखते हुए कर सकते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है। अब जरा देखिए, इसमें कहता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, यानी आपको आवश्यक परिवर्तन या सुधार करते हुए वाक्यों को फिर से लिखना है। अब अपने को देखना ये है कि पहले वाले सेंटेंस में क्या सुधार हो सकता है। तो इसमें लिख रहा है द सेक्रेटरी एंड मैनेजर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हैव हेल्पिंग वर्ब, विजिटेड मेन वर्ब, द एंटायर कैंपस। अब इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली आर्टिकल का है। जब यहाँ पर दो नाउन है यहाँ, मैनेजर और सेक्रेटरी। जब आपका आर्टिकल केवल एक ही नाउन के साथ लगा हो तो वहाँ पर इसको ये माना जाता है कि ये दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति, दोनों पोस्ट वाले सेक्रेटरी और मैनेजर एक ही व्यक्ति हैं। उस हिसाब से अगर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो इसका आंसर होगा नॉट हैव बट हैज, क्योंकि जब वो एक ही व्यक्ति है तो आंसर आएगा सिंगुलर होता है हैज। द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज विजिटेड द एंटायर कैंपस। नंबर 2 पे आइए, ये प्लूरल और सिंगुलर का खेल है। वन ऑफ माई फ्रेंड, ये रह रहा वन ऑफ माई फ्रेंड। अगर एक ही फ्रेंड है तो उसका वन पार्ट कैसे निकलेगा, उसका तो पार्ट किया नहीं जा सकता। इसका मतलब ही है कि इसको प्लूरल होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट को हम क्लास में भी ये बात बताते हैं कि जब भी आप वन ऑफ करके करते हो और आगे काउंटेबल नाउन आएगी, वन ऑफ आएगा तो आगे काउंटेबल नाउन आएगी, तो उसको प्लूरल में ही लिखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब जब ये वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो गया तो इसका अर्थ निकला कि मेरे कई दोस्तों में से एक। आगे पूरा वाक्य सही है, क्योंकि यहाँ पर जरा गौर करिएगा, ये ऑफ प्रीपोजिशन है और ये जो लिखा हुआ है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये कभी सब्जेक्ट बन नहीं सकता। अर्थात आपका सब्जेक्ट कौन है, वन, और उसके हिसाब से वन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए हैज। ये सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट हो भी गया, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। नंबर 3 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 के सी पे आइए। यहाँ पर बोलता है द म्यूजियम इज केप्ट एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर टू सेव द आर्टिफैक्ट्स। अब यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है, ये आर्टिकल लगा है इस टेम्परेचर नाम के नाउन के लिए, और टेम्परेचर अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक यानी वन का सेंस देता है, कई सेंस देता है, उसमें से एक वन का भी सेंस देता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको ए हटाना पड़ेगा। उसके बाद अगले उसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 3D। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखता है नो लेस देन 60 men अटेंडेड द पार्टी। कहने का मतलब ये है कि 60 से ज़्यादा, 60 से कम लोग नहीं पार्टी अटेंड किए, यानी 60 से ज़्यादा लोग पार्टी अटेंड किए। अब यहाँ पर 60 men नाम की जो नाउन है ये काउंटेबल है, और काउंटेबल के साथ एडजेक्टिव में फ्यू का प्रयोग होता है। काउंटेबल के साथ एडजेक्टिव में फ्यू का प्रयोग होता है, और फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री बनता है फ्यूअर, और सुपरलेटिव बनता है फ्यूएस्ट। यहाँ पर इन्होंने लेस का प्रयोग किया है, जो लिटिल का कंपैरेटिव है। लिटिल कैन नॉट बी यूज विद काउंटेबल नाउन्स। यहाँ पर मेन काउंटेबल नाउन है और उसके साथ फ्यू के ही फॉर्म चलेंगे। चूंकि यहाँ लेस कंपैरेटिव था, ऐसे ही फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा नो फ्यूअर देन 60 men अटेंडेड द पार्टी। ये आपका आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं क्वेश्चन की मार्किंग कर रहा हूँ उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जो मैंने 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन लिखे हैं वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 के ही 3 पार्ट थे, तो उस हिसाब से अब ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 आया। अब इसके अंदर भी कई पार्ट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 इसमें लिखता है यूज़ द फॉलोइंग ईडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। यानी कह रहा है कि आपको इस ईडियम को अपने खुद के वाक्य बनाकर लिखना है, ताकि आप ये बता सको कि आपको उसकी मीनिंग पता है। देखते हैं, इसमें पहला ईडियम है एक्लीज हील। एक्लीज हील, ये अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये नाम है। एक्लीज हील
इसका एक्चुअली मीनिंग होता है अ वीक पॉइंट ऑफ अ पर्सन और अ वल्नरेबल पॉइंट ऑफ अ पर्सन। अगर अपन हिंदी में बात करें तो उसके हिसाब से किसी व्यक्ति की कोई कमजोर नस, कमजोर कड़ी, उस हिसाब से हमने एक वाक्य बनाया है। लूजिंग टेम्पर फ्रीक्वेंटली इज हिज एक्यूलीज हील। इसका मतलब है बात बात में आपा खो बैठना उसकी एक कमजोर नस है या कमजोर कड़ी है। दूसरा, रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है यादगार क्षण, मेमोरेबल इवेंट और मेमोरेबल डे। अब एक वाक्य इस पे भी हमने बनाया है। द डे ऑफ माई सिलेक्शन इन द PSC एग्जाम वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। इसका मतलब है कि PSC एग्जाम में मेरा चयन मेरे लिए एक यादगार दिवस था। इस तरीके के इसको हल करने के लिए आपको इडियम और फ्रेजेस की जानकारी तो होनी ही चाहिए, साथ में वाक्यों का कंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इसमें आपको 2 फ्रेजल वर्ब दी हुई है। फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होता है इसमें, और इसको आपको फिर अपने सेंटेंस बना के यूज़ करना है। देखिए, पहला वाला है पुट अप विद, इसका मतलब है सहन करना, टू बेयर, टू टॉलरेट। और दूसरा वाला है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना। अब इस पर अपन सेंटेंस बनाते हैं। पुट अप विद, टू टॉलरेट, सहन करना। आई कैनॉट पुट अप विथ सच टाइप ऑफ पीपल। बड़ा सरल छोटा सा सेंटेंस है कि मैं ऐसे लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैनॉट पुट अप विद सच टाइप ऑफ पीपल। ये आपका पुट अप विद का यूज हुआ। दूसरा है टर्न डाउन। इसका जैसा मैंने आपको अभी बताया, किसी के निवेदन या सुझाव आदि को रिजेक्ट कर देना। तो अपन एक सेंटेंस बनाते हैं। ही टर्न माय offer to help him down। एक्चुअली इसको टर्न डाउन डायरेक्ट करके भी लिख सकते थे, मगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए पहले इसका ऑब्जेक्ट और उसके बाद पार्टिकल यानी डाउन। तो आपका सेंटेंस बना, ही टर्न माई ऑफर टू हेल्प हिम डाउन। ही टर्न डाउन माई हेल्पर, ऐसा भी आप बोल सकते हो वैसे तो, ही टर्न डाउन माई ऑफर टू हेल्प हिम, मगर इसका उचित स्वरूप ये होना चाहिए, he turned my offer to help him down। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 देख रहे हैं। पार्ट 3 और 4 प्योर वोकैबुलरी का क्वेश्चंस हैं। इसमें पार्ट 3 में आपसे पूछा है सिनोनिम्स और पार्ट 4 में पूछ रहा है एंटोनिम्स, यानी आपके पास वर्ड्स के नॉलेज होना, उसकी मीनिंग, और तो और वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है ये भी पता होना चाहिए। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है वहाँ पर उसका आंसर करने में। खैर यहाँ तो आपको अपने पास से लिखना है, जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वहाँ अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता है तो उसके हिसाब से आपको सही आंसर देने में मदद मिलती है। यहाँ एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का सिनोनिम देना है। एक्सेप्ट भी स्वीकार करना, इसके लिए बड़ा सीधा सरल शब्द है एग्री। इसी तरह स्विफ्ट, स्विफ्ट एक एडजेक्टिव है, एक्सेप्ट वर्ब था तो उसका हमने आंसर दिया एग्री। स्विफ्ट ये एक एडजेक्टिव है और इसका अब आपका जो सिनोनिम बनेगा वो भी एडजेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका बनेगा क्विक। स्विफ्ट का मतलब बिल्कुल तेज, फुर्तीला, फास्ट। तो क्विक बोल सकते हो, फास्ट बोल सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम हुए। बस ये ध्यान रखना है आपको, अगर ये वर्ब है तो उसका भी आंसर भी वर्ब में आएगा, अगर ये एडजेक्टिव है तो आंसर भी आपका एडजेक्टिव में होना चाहिए। उसके बाद एंटोनिम्स में आते हैं। डायनामिक, ये भी एक एडजेक्टिव है। और डायनामिक का मतलब, डायनामिक आपको यहाँ एंटोनिम बनाना है। डायनामिक का मतलब गतिशील, तो इसका उल्टा क्या होगा, स्थिर। तो उसके आप क्या बोल सकते हो, स्टैटिक, ये भी एडजेक्टिव है। उसके बाद एसेंट, ये नाउन है, चढ़ाव उतार आप सुने हो, तो एसेंट चढ़ाव, तो इसका आ जाएगा डिसेंट। डिसेंट कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका आप उच्चारण डिसेंट करते हो, लेकिन उनकी अलग अलग स्पेलिंग होती है।
ये एसेंट का उल्टा डिसेंट जो है गिराव, चढ़ा, गिरावट, उतार, तो इसकी स्पेलिंग होगी DESCENT। एक DECENT डिसेंट होता है, वो अलग चीज़ है, वो एडजेक्टिव है, बढ़िया, डिसेंट, डिसेंट क्लोथ, डिसेंट फूड। तो यहाँ पर जो आपका एसेंट नाउन था उतार, और इसका एंटोनिम हुआ डिसेंट, चढ़ाव। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, इसमें बोलता है स्पेलिंग करेक्ट करिए। ये लिखा हुआ है कमिश्नर। अब कमिश्नर में एक्चुअली होता है COMMISSINIONER, कमिश्नर, उसमें एक M दिया था, यहाँ डबल M आएगा। इसके बाद दूसरा है इंजीनियस, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग आएगी इंजीनियस, INGENEOUS, इंजीनियस, इसका मतलब होता है क्लेवर। अब जरा इसको देखिए, इसकी स्पेलिंग होगी इंजीनियस। ये स्पेलिंग में 2 लेटर इंटरचेंज हो गए हैं, INGI नहीं होगा, INGENIOUS। इसका मतलब होता है, मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, आर्टफुल, क्राफ्टी, क्लेवर, कनिंग, यानी चालाक, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो क्लेवर इसका मीनिंग हुआ। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देना है। देखिए, अ पर्सन हु स्टडीज और इज एन एक्सपर्ट ऑन बर्ड्स, जो पक्षियों का अध्ययन करता है, इसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये मैंने लिख रखा है ORNITHOLOGIST, ऑर्निथोलॉजिस्ट। उसके बाद है दूसरा, अ टैंक ऑफन मेड ऑफ ग्लास फॉर कीपिंग लाइव फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स, यानी जो मछलियों या दूसरे समुद्री जीव जंतुओं को रखने के लिए कांच का बना हुआ एक टैंक होता है, जिसे आप सब जानते हैं एक्वेरियम कहते हैं। ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको पार्ट 1 में बोल रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब आपको चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देखिए पहला सेंटेंस आपका है समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, ये आपका एक्टिव फॉर्म है। इसको आपको पैसिव फॉर्म में, जैसा इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, चेंज करना है। तो इसका आपका आंसर आएगा, देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये दोनों हो गई आपकी वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जब आप एक्टिव से पैसिव में जाओगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट बन रहा है, द विटनेस। ये सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसका टेंस कौन सा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव में हैड प्लस V3 आता है और पैसिव में हैड बीन प्लस V3, जैसा कि आपको पता भी है। तो यहाँ पर आएगा द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड बाय समवन। आप बोलो ना बोलो, ऐसे तो इसको बोला नहीं जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, वेग सब्जेक्ट है, कोई ना कोई तो किया है, वेग सब्जेक्ट कहलाता है। उस हिसाब से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड। ब्राइब का मतलब घूस देना, रिश्वत देना। दूसरे वाक्य पर आते हैं, द पैसेंजर्स lined the booking window. The passengers lined the booking window. फिर वही प्रक्रिया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस एक्टिव से आपको लेके जाना है पैसिव में। पैसिव में आपका बनेगा अब द बुकिंग विंडो सब्जेक्ट, द बुकिंग विंडो। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है लाइंड, यानी ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और अगर ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल टेंस का एक्टिव हुआ। अब आप इसको लेकर जाओगे पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव में। जैसा कि आपको पता भी होगा, पास्ट सिंपल का पैसिव बनाने के लिए वॉज वेयर प्लस V3 लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा द बुकिंग विंडो वॉज लाइंड
अब यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आएगा विथ, जो कि आपको एक्टिव में नहीं मिलेगा, पैसिव बेस में लाइंड विथ द पैसेंजर्स, ये आपका आंसर हुआ। द बुकिंग विंडो वॉज लाइंड विद द पैसेंजर्स। फिर अपन अगले सेंटेंस पे आते हैं, एक्टिव बनाना है। अब एक्टिव में अब आपको एक्टिव बनाना है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। We are taught English by Mrs. Das। अब इसका आपका एक्टिव फॉर्मेशन आप जरा देखिए, ये एम इज आर प्लस V3 है जो इंडिकेट कर रहा है ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। अब इसको यहाँ पर बाय मिसेस दास उस काम को करने वाला है, यानी रियल सब्जेक्ट है। अब जब आप इसका एक्टिव बनाओगे तो मिसेस दास जो है वो आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, मिसेस दास। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव में वो आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, तो यहाँ पर आएगा मिसेस दास, टॉट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा टीच, और इसमें ES लगेगा। मिसेस दास टीचेस अस इंग्लिश, ये आपका आंसर होगा। वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिसेस दास, मिसेस दास टीचेस अस इंग्लिश। इसमें एक्चुअली यहाँ पर आपके ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, अस और इंग्लिश, इन दोनों से पैसिव बनता है। इसमें अपने को क्वेश्चन में केवल उन्होंने अस यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया हुआ था। ये सारी बातें आप जब डिटेल में पढ़ते हो तब आपको ये समझ में आती है। तो इसका आंसर हो गया आपका मिसेस दास टीचेस अस इंग्लिश। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, प्रीपोजिशंस। इसमें भी आपको ABC 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जरा देखिए। ही वॉज इम्प्रिजन यानी किसी को कैद कर देना, एंड डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना। ये सारे वर्ड मैं अपनी क्लास में भी लिखवाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता है ही वॉज इम्प्रिजन एंड डिप्राइव्ड डैश हिज फंडामेंटल राइट्स। इसका बोलने का मतलब ये है कि उसको कैद कर दिया गया और उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। डिप्राइव के साथ ऑफ नाम के प्रीपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट, आई पेंटेड माई हाउस डैश ग्रीन कलर। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर अपन यूज करते हैं तो विथ का प्रयोग करते हैं, मगर अगर मटेरियल नाउन जैसा ग्रीन कलर, इन सब के साथ आपको हमेशा इन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपका आएगा आई पेंटेड माई हाउस इन ग्रीन कलर। उसके बाद थर्ड, आई बॉट अ पेन डैश 10 रुपीज़। मैंने 10 रुपए में एक पेन खरीदा। अब हिंदी के हिसाब से तो आप बोल रहे हो में, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में आएगा फॉर। वो उसकी वैल्यू को दर्शा रहा है। 10 रुपीज़ की वैल्यू के लिए अपन ने फॉर का यूज़ किया। तो आई बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज़। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सूटेबल कंजंक्शन फिल इन करना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए, क्वेश्चन पेपर में सब तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। अब इसमें अपन देखते हैं, नो सूनर डिड ही सी द लायन डैश ही रैन अवे। ये एक्चुअली इधर का पोर्शन एडवर्ब है, और इसमें आगे जो कंजंक्शन लगेगा नो सूनर के साथ पेयर बनता है देन का, THAN। सो नो सूनर डिड ही सी द लायन देन ही रैन अवे। जैसे ही उसने लायन को देखा वो भाग गया। उसके बाद नेक्स्ट, इट वॉज स्टिल पेनफुल। वो तब भी बड़ा दर्दकारी था। डैश या ब्लैंक, आई वेंट टू सी अ डॉक्टर। या आई वेंट टू सी अ डॉक्टर का मतलब है मैं डॉक्टर को दिखाने गया। कहना चाहता है तब भी दर्द हो रहा था और लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर को दिखाने गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इट वॉज स्टिल पेनफुल। यहाँ आपके पास कई ऑप्शन हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो हाउएवर, या फिर आप कह सकते हो येट, या फिर आप कह सकते हो नॉनदलेस। तो हमने यहाँ पर 2 भर दिए हैं। इट वॉज स्टिल पेनफुल हाउएवर आई वेंट टू सी अ डॉक्टर। इट वॉज स्टिल पेनफुल येट आई वेंट टू सी अ डॉक्टर। तब भी मैं डॉक्टर को दिखाने गया। उसके बाद नेक्स्ट, सी, रीड इन लो टोन। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें मैं कह रहा है कि धीरे पढ़िए।
अब आपको यहाँ पर एक कंजंक्शन लगाना है और उसके बाद आपका ये अगला क्लॉज उससे जुड़ जाएगा। यहाँ पर द चाइल्ड शुड गेट अप, इसमें केवल एक ही कंजंक्शन आएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन LEST लेस्ट, जो सेंस देगा कि कहीं ऐसा ना हो कि या इससे पहले की, तो आपका आंसर बनेगा लेस्ट। रीड इन लो टोन लेस्ट द चाइल्ड शुड गेट अप, धीरे धीरे बात करिए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा उठ जाए। यहाँ लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है और ये शुड है इसीलिए यहाँ लेस्ट लगाया। अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो इसका भी आपको नॉलेज हो जाता है। उसके आगे कहता है इंसर्ट आर्टिकल्स, अगर आपको ज़रूरी लगता हो तो आर्टिकल भरिए। पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन गो टू डैश स्कूल, द चिल्ड्रन गो टू ब्लैंक स्कूल। अब इसमें आर्टिकल का वो रूल काम करता है, जब हम स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, ये सारी तमाम चीज़ों का उपयोग उनके मेन पर्पस के लिए करते हैं, तो वहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल वो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके मेन पर्पस के लिए जा रहे हैं, स्कूल का मेन पर्पस पर हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, नो आर्टिकल। लेकिन उसके बाद वाला है डैश एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर एन एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, द एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों में से क्या लगाना है? दोनों ही तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगर उस पूरे ग्रुप के किसी एक सदस्य को उस पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव मानकर बोला जाए तो एन एलिफेंट बोल सकते हैं, और अगर उस पूरे ग्रुप को या उस पूरी प्रजाति को अगर हमको यहाँ व्यक्त करना है तो द लगा सकते हैं। हमने यहाँ द लगाया, द एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हाथी बहुत मजबूत होता है या ताकतवर होता है। उसके बाद आगे आपको कहता है इंसर्ट मॉडल। अब यहाँ पर आपको मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करना है। यहाँ पर कह रहा है यू डैश रीड दिस, इट्स वेरी गुड। किसी किताब इत्यादि की बात हो रही है, कह रहा है तुमको ये पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छा है या अच्छी है, कोई किताब है तो अच्छी है। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मीन्स जो नेसेसरी मॉडल्स हैं वो दो तीन तरीके से बोले जा सकते हैं। यू शुड रीड दिस, ये भी कह सकते हो, और अगर आपको जोर देना है तो आप यू मस्ट रीड दिस, ये भी कह सकते हो। हमने शुड लगाया है, यू शुड रीड दिस, इट्स वेरी गुड, तुम्हें यह पढ़ना चाहिए, ये बड़ी अच्छी किताब है या अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 को डील करते हैं। इसमें आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल इन करना है, यानी आपको टेंस का, एक्टिव पैसिव का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब आप इसको डील कर पाते हो। देखिए कहता है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपको वर्ब दी है, उसका उचित स्वरूप यहाँ भरना है। क्वेश्चन नंबर 1, द मून एज वेल एज द स्टार्स डैश अस लाइट एट नाइट। अब यहाँ पर बड़े ध्यान समझना, यहाँ पर टेंस से संबंधित बात तो है ही, उसके अलावा आपको प्रीपोजिशन का नॉलेज होना भी जरूरी है। यहाँ पर लिखता है एज वेल एज द स्टार्स, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया जो सब्जेक्ट बन नहीं सकता। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट बना मून, और मून सिंगुलर है, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर आएगा गिव्स। द मून गिव्स अस लाइट एट नाइट, कैसे? जैसे स्टार देखते हैं, एज वेल एज द स्टार्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, नो न्यूज़। अब यहाँ आपको बी का फॉर्म भरना है। बी के फॉर्म होते हैं एम इज आर वॉज वर, तो यहाँ आपका आंसर आएगा नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। कोई भी समाचार अच्छा समाचार नहीं होता है, एक कहावत है। अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये प्योर टेंस का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक शब्द दिख रहा है सिंस। सिंस प्रीपोजिशन, एडवर्ब सबके काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है। यहाँ पर आपको सिंस 2015 लिखा है। इस तरह के वाक्यों को आपको या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और कुछ स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। यहाँ पर ये वाला वाक्य बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा आई हैव बीन लिविंग इन रायपुर सिंस 2015, दैट इज योर आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 को डील करते हैं। इसमें ABC फिर 3 क्वेश्चन मिले हैं, और देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, आपसे खाली एडवर्ब नहीं, उसमें भी स्पेसिफिक होके बोला गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी आपको एडवर्ब के सारे काइंड्स पता होने चाहिए, तब तो आप उसको डील कर पाओगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो
तो पहले में है ही लुक्ड डैश बट कुडंट सी द मंकी, उसने सब तरफ देखा लेकिन उसको मंकी नहीं दिखा। तो यहाँ आपका आएगा एवरीवेयर, ही लुक्ड एवरीवेयर बट कुडंट सी द मंकी और कुडंट फाइंड द मंकी। सेकेंड वाले में गोपाल वॉज सर्चिंग हिज रिंग, गोपाल अपनी रिंग खोज रहा था बट कुडंट फाइंड इट, उसको वो कहीं भी नहीं पा सका। तो कहीं भी तो आप बोलोगे एनीवेयर। गोपाल वॉज सर्चिंग हिज रिंग बट ही कुडंट फाइंड इट एनीवेयर। उसके बाद थर्ड देखिए, आई हैव सीन दैट मैन, मैंने उस आदमी को देखा है कहीं, मैंने उस आदमी को कहीं तो देखा है। तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई हैव सीन दैट मैन समवेयर। ये सब में रूल काम करते हैं, सम का एनी का प्रयोग कैसे होता है उन्हीं से बनाई गई एडवर्ब्स है। तो ये आपके आंसर हो गए, एक में एवरीवेयर, एक में एनीवेयर और एक में समवेयर। इसके साथ आपके ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चन पूरे हुए। आप इसको एक बार देखिए और होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच।